आपके साथ बरखा शर्मा। नमस्कार, मैं आपके साथ निधि चतुर्वेदी और अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मन की बात। 2021 चाहे किसानों का मुद्दा हो या फिर कृषि कानून हो, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात कर सकते हैं। लिहाजा कुछ ही देर में शुरुआत हो जाएगी और इस साल का ये पहला मन की बात का संस्करण रहने वाला है। तो मन की बात जो कार्यक्रम है वो थोड़ी सी देर में शुरू यहां पर होने वाला है। देखिए, कोरोना वैक्सीन आ चुकी है, पड़ोसी देशों को दी जा रही है। 26 तारीख को जो कुछ हुआ, जो अभी फिलहाल तमाम बातें किसान आंदोलन से जुड़ी हुई चल रही हैं, उम्मीद ये की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम मुद्दों पर मन की बात में बातचीत कर सकते हैं। 2021 में पहली बार वो ये संबोधन कर रहे हैं। लोगों से बाकायदा उनके सुझाव यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मांगे गए थे और अब से कुछ ही देर में यहां पर मन की बात की कार्यक्रम शुरू हो रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जब मैं मन की बात करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे आपके बीच आपके परिवार के सदस्य के रूप में उपस्थित हूं। हमारी छोटी छोटी बातें जो एक दूसरे को कुछ सिखा जाए, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव जो जी भर के जीने की प्रेरणा बन जाए, बस यही तो है मन की बात। आज 2021 की जनवरी का आखिरी दिन है। क्या आप भी मेरी तरह ये सोच रहे हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले तो 2021 शुरू हुआ था? लगता ही नहीं कि जनवरी का पूरा महीना बीत गया है। समय की गति इसी को तो कहते हैं। कुछ दिन पहले की ही तो बात लगती है जब हम एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे थे। फिर हमने लोहड़ी मनाई, मकर संक्रांति मनाई, पोंगल, बिहू मनाया। देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की धूम रही। 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की शानदार परेड भी देखी। राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन के बाद बजट सत्र भी शुरू हो गया है। इन सभी के बीच एक और कार्य हुआ जिसका हम सभी को बहुत इंतजार रहता है। ये है पद्म पुरस्कारों की घोषणा। राष्ट्र ने असाधारण कार्य कर रहे लोगों को उनकी उपलब्धियां और मानवता के प्रति उनके योगदान के लिए सम्मानित किया। इस साल भी पुरस्कार पाने वालों में वे लोग शामिल हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया है। अपने कामों से किसी का जीवन बदला है, देश को आगे बढ़ाया है। यानी जमीनी स्तर पर काम करने वाले अनसंग हीरोज को पद्म सम्मान देने की जो परंपरा देश ने कुछ वर्ष पहले शुरू की थी, वो इस बार भी कायम रखी गई है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इन लोगों के बारे में, उनके योगदान के बारे में जरूर जानें। परिवार में उनके बारे में चर्चा करें। देखिएगा सबको इससे कितनी प्रेरणा मिलती है। इस महीने क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ियों का हार्डवर्क और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। इन सब के बीच दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है। अपने देश को और तेज गति से आगे ले जाना है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल की शुरुआत के साथ ही कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को भी करीब करीब 1 साल पूरा हो गया है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी
दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम चला रहा है। आप जानते हैं और भी ज्यादा गर्व की बात क्या है? हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोग्राम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन। साथियों, मेड इन इंडिया वैक्सीन आज भारत की आत्मनिर्भरता का तो प्रतीक है ही, भारत के आत्मगौरव का भी प्रतीक है। नमो ऐप पर यूपी से भाई हिमांशु यादव ने लिखा है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन से मन में एक नया आत्मविश्वास आ गया है। मदुरई से कीर्ति जी लिखती हैं कि उनके कई विदेशी दोस्त उनको मैसेज भेजकर भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कीर्ति जी के दोस्तों ने उन्हें लिखा है कि भारत ने जिस तरह कोरोना से लड़ाई में दुनिया की मदद की है, उससे भारत के बारे में उनके मन में इज्जत और भी बढ़ गई है। कीर्ति जी, देश का ये गौरवगान सुनकर मन की बात के श्रोताओं को भी गर्व होता है। आजकल मुझे भी अलग अलग देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों की तरफ से भारत के लिए ऐसे ही संदेश मिलते हैं। आपने भी देखा होगा, अभी ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्वीट करके जिस तरह से भारत को धन्यवाद दिया है, वो देखकर हर भारतीय को कितना अच्छा लगा। हजारों किलोमीटर दूर दुनिया के दूर सुदूर कोने के निवासियों को रामायण के उस प्रसंग की इतनी गहरी जानकारी है, उनके मन पर गहरा प्रभाव है। ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। साथियों, इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम में आपने एक और बात पर अवश्य ध्यान दिया होगा। संकट के समय में भारत दुनिया की सेवा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि भारत आज दवाओं और वैक्सीन को लेकर सक्षम है, आत्मनिर्भर है। यही सोच आत्मनिर्भर भारत अभियान की भी है। भारत जितना सक्षम होगा, उतनी ही अधिक मानवता की सेवा करेगा, उतना ही अधिक लाभ दुनिया को होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हर बार आपके ढेर सारे पत्र मिलते हैं। नमो ऐप और माय गॉव पर आपके मैसेजेस, फोन कॉल्स के माध्यम से आपकी बातें जानने का अवसर मिलता है। इन्हीं संदेशों में एक ऐसा भी संदेश है जिसने मेरा ध्यान खींचा। ये संदेश है बहन प्रियंका पांडे जी का। 23 साल की बेटी प्रियंका जी हिंदी साहित्य की विद्यार्थिनी है और बिहार के सिवान में रहती हैं। प्रियंका जी ने नमो ऐप पर लिखा है कि वो देश के 15 घरेलू पर्यटन स्थलों पर जाने के मेरे सुझाव से बहुत प्रेरित हुई थी। इसलिए 1 जनवरी को वो एक जगह के लिए निकली जो बहुत खास थी। वे जगह थी उनके घर से 15 किलोमीटर दूर देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पैतृक निवास। प्रियंका जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि अपने देश की महान विभूतियों को जानने की दिशा में उनका ये पहला कदम था। प्रियंका जी को वहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें मिली, अनेक ऐतिहासिक तस्वीरें मिली। वाकई प्रियंका जी, आपका यह अनुभव दूसरों को भी प्रेरित करेगा। साथियों, इस वर्ष से भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष का समारोह अमृत महोत्सव शुरू करने जा रहा है। ऐसे में यह हमारे उन महानायकों से जुड़ी स्थानीय जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है जिनकी वजह से हमें आजादी मिली। साथियों, हम आजादी के आंदोलन और बिहार की बात कर रहे हैं तो मैं नमो ऐप पर ही की गई एक और टिप्पणी की भी चर्चा करना चाहूंगा। मुंगेर के रहने वाले
जयराम विप्लव जी ने मुझे तारापुर शहीद दिवस के बारे में लिखा है। 15 फरवरी 1932 को देशभक्तों की एक टोली के कई वीर नौजवानों की अंग्रेजों ने बड़ी ही निर्ममता से हत्या कर दी थी। उनका एकमात्र अपराध यह था कि वे वंदे मातरम और भारत मां की जय के नारे लगा रहे थे। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं और उनके साहस का श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूं। मैं जयराम विप्लव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। वे एक ऐसी घटना को देश के सामने लेकर आए जिस पर उतनी चर्चा नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के हर हिस्से में, हर शहर, कस्बे और गांव में आजादी की लड़ाई पूरी ताकत के साथ लड़ी गई थी। भारत भूमि के हर कोने में ऐसे महान सपूतों और वीरांगनाओं ने जन्म लिया जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया। ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे लिए किए गए उनके संघर्षों और उनसे जुड़ी यादों को हम संजोकर रखें और इसके लिए उनके बारे में लिखकर हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए उनकी स्मृतियों को जीवित रख सकते हैं। मैं सभी देशवासियों को और खास करके अपने युवा साथियों को आह्वान करता हूं कि ये देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, आजादी से जुड़ी घटनाओं के बारे में लिखें। अपने इलाके में स्वतंत्रता संग्राम के दौर की वीरता की गाथाओं के बारे में किताबें लिखें। अब जबकि भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष मनाएगा तो आपका लेखन आजादी के नायकों के प्रति उत्तम श्रद्धांजलि होगी। यंग राइटर्स के लिए इंडिया 75 के निमित्त एक इनिशिएटिव शुरू किया जा रहा है। इससे सभी राज्यों और भाषाओं के युवा लेखकों को प्रोत्साहन मिलेगा। देश में बड़ी संख्या में ऐसे विषयों पर लिखने वाले राइटर्स तैयार होंगे जिनका भारतीय विरासत और संस्कृति पर गहन अध्ययन होगा। हमें ऐसी उभरती प्रतिभाओं की पूरी मदद करनी है। इससे भविष्य की दिशा निर्धारित करने वाले थॉट लीडर्स का एक वर्ग भी तैयार होगा। मैं अपने युवा मित्रों को इस पहल का हिस्सा बनने और अपने साहित्यिक कौशल का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इससे जुड़ी जानकारियां शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में श्रोताओं को क्या पसंद आता है ये आप ही बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे मन की बात में सबसे अच्छा ये लगता है कि मुझे बहुत कुछ जानने, सीखने और पढ़ने को मिलता है। एक प्रकार से परोक्ष रूप से आप सबसे जुड़ने का अवसर मिलता है। किसी का प्रयास, किसी का जज्बा, किसी का देश के लिए कुछ कर गुजर जाने का जुनून, यह सब मुझे बहुत प्रेरित करते हैं, ऊर्जा से भर देते हैं। हैदराबाद के बोयिनपल्ली में एक स्थानीय सब्जी मंडी किस तरह अपने दायित्व को निभा रही है, ये पढ़कर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब ने देखा है कि सब्जी मंडियां में अनेक वजहों से काफी सब्जी खराब हो जाती है। ये सब्जी इधर उधर फैलती हैं, गंदगी भी फैलाती हैं। लेकिन बोयिनपल्ली की सब्जी मंडी ने तय किया कि हर रोज बचने वाली इन सब्जियों को ऐसे ही फेंका नहीं जाएगा। सब्जी मंडी से जुड़े लोगों ने तय किया इससे बिजली बनाई जाएगी। बेकार हुई सब्जियों से बिजली बनाने के बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। यही तो इनोवेशन की ताकत है। आज बोयिनपल्ली की मंडी में पहले जो वेस्ट था, आज उसी से वेल्थ क्रिएट हो रही है। यही तो कचरे से कंचन बनाने की यात्रा है। वहां हर दिन करीब 10 टन वेस्ट निकलता है। इसे एक प्लांट में इकट्ठा कर लिया जाता है। प्लांट के अंदर इस वेस्ट से हर दिन 500 यूनिट बिजली बनती है और करीब 30 किलो बायोफ्यूल भी बनता है। इस बिजली से ही सब्जी मंडी में रोशनी होती है और जो बायोफ्यूल बनता है उससे मंडी की कैंटीन में
खाना बनाया जाता है ना कमाल का प्रयास। ऐसा ही एक कमाल हरियाणा के पंचकुला की बड़ौद ग्राम पंचायत ने भी करके दिखाया है। इस पंचायत के क्षेत्र में पानी की निकासी की समस्या थी। इस वजह से गंदा पानी इधर उधर फैल रहा था, बीमारी फैलाता था। लेकिन बड़ौद के लोगों ने तय किया कि इस वाटर वेस्ट से भी वेल्थ क्रिएट करेंगे। ग्राम पंचायत ने पूरे गांव से आने वाले गंदे पानी को एक जगह इकट्ठा करके फिल्टर करना शुरू किया और फिल्टर किया हुआ ये पानी अब गांव के किसान खेतों में सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी प्रदूषण, गंदगी और बीमारियों से छुटकारा भी और खेतों में सिंचाई भी। साथियों, पर्यावरण की रक्षा से कैसे आमदनी के रास्ते भी खुलते हैं, इसका एक उदाहरण अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी देखने को मिला। अरुणाचल प्रदेश के इस पहाड़ी इलाके में सदियों से मोन शुगु नाम का एक पेपर बनाया जाता है। ये कागज यहाँ के स्थानीय शुगु शेंग नाम के एक पौधे की छाल से बनाते हैं। इसलिए इस कागज को बनाने के लिए पेड़ों को नहीं काटना पड़ता है। इसके अलावा इसे बनाने में किसी केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं होता है। यानी ये कागज पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित है और स्वास्थ्य के लिए भी। एक वो भी समय था जब इस कागज का निर्यात होता था, लेकिन जब आधुनिक तकनीक से बड़ी मात्रा में कागज बनने लगे तो ये स्थानीय कला बंद होने की कगार पर पहुंच गई। अब एक स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता गोम्बू ने इस कला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। इससे यहाँ के आदिवासी भाई बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। मैंने एक और खबर केरल की देखी है जो हम सभी को अपने दायित्वों का एहसास कराती है। केरल के कोट्टयम में एक दिव्यांग बुजुर्ग हैं, एनएस राजप्पन साहब। राजप्पन जी पैरालिसिस के कारण चलने में असमर्थ हैं, लेकिन इससे स्वच्छता के प्रति उनके समर्पण में कोई कमी नहीं आई है। वो पिछले कई सालों से नाव से वेमनाड झील में जाते हैं और झील में फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलें बाहर निकाल करके ले आते हैं। सोचिए, राजप्पन जी की सोच कितनी ऊंची है। हमें भी राजप्पन जी से प्रेरणा लेकर स्वच्छता के लिए जहां संभव हो अपना योगदान देना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिन पहले आपने देखा होगा अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से बंगलुरु के लिए एक नॉन स्टॉप फ्लाइट की कमान भारत की 4 विमेन पायलट्स ने संभाली। 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा सफर तय करके ये फ्लाइट 225 से अधिक यात्रियों को भारत लेकर आई। आपने इस बार 26 जनवरी की परेड में भी गौर किया होगा, जहां भारतीय वायुसेना की 2 विमेन ऑफिसर्स ने नया इतिहास रच दिया है। क्षेत्र कोई भी हो, देश की महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि देश के गांवों में हो रहे इसी तरह के बदलाव की उतनी चर्चा नहीं हो पाती। इसलिए जब मैंने एक खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर की देखी तो मुझे लगा कि इसका जिक्र तो मुझे मन की बात में जरूर करना चाहिए। ये खबर बहुत प्रेरणा देने वाली है। जबलपुर के चिचगांव में कुछ आदिवासी महिलाएं एक राइस मिल में दिहाड़ी पर काम करती थी। कोरोना वैश्विक महामारी ने जिस तरह दुनिया के हर व्यक्ति को प्रभावित किया, उसी तरह ये महिलाएं भी प्रभावित हुई। उनकी राइस मिल में काम रुक गया। स्वाभाविक है कि इससे आमदनी की भी दिक्कत आने लगी, लेकिन ये निराश नहीं हुई। इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने तय किया कि ये साथ मिलकर अपनी खुद की राइस मिल शुरू करेगी। जिस मिल में ये काम करती थी वो अपनी मशीन भी बेचना चाहती थी। इनमें से मीना रहंगडाले जी ने सब महिलाओं को जोड़कर स्वयं सहायता समूह बनाया और सबने अपनी बचाई हुई पूंजी से पैसा जुटाया। जो पैसा कम पड़ा उसके लिए आजीविका मिशन के तहत
बैंक से कर्ज ले लिया और अब देखिए इन आदिवासी बहनों ने वही राइस मिल खरीद ली जिसमें वो कभी काम किया करती थी। आज वो अपनी खुद की राइस मिल चला रही हैं। इतने ही दिनों में इस मिल ने करीब 3 लाख रुपए का मुनाफा भी कमा लिया है। इस मुनाफे से मीना जी और उनकी साथी सबसे पहले बैंक का लोन चुकाने और फिर अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही हैं। कोरोना ने जो परिस्थितियां बनाई उससे मुकाबले के लिए देश के कोने कोने में ऐसे अद्भुत काम हुए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर मैं आपसे बुंदेलखंड के बारे में बात करूं तो वो कौन सी चीजें हैं जो आपके मन में आएगी? इतिहास में रुचि रखने वाले लोग इस क्षेत्र को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ जोड़ेंगे। वहीं कुछ लोग सुंदर और शांत ओरछा के बारे में सोचेंगे। कुछ लोगों को इस क्षेत्र में पड़ने वाली अत्यधिक गर्मी की भी याद आ जाएगी। लेकिन इन दिनों यहां कुछ अलग हो रहा है जो काफी उत्साहवर्धक है और जिसके बारे में हमें जरूर जानना चाहिए। पिछले दिनों झांसी में 1 महीने तक चलने वाला स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल शुरू हुआ। हर किसी को आश्चर्य होता है, स्ट्रॉबेरी और बुंदेलखंड, लेकिन यही सच्चाई है। अब बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती को लेकर उत्साह बढ़ रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है झांसी की एक बेटी गुरलीन चावला ने। लॉ की छात्रा गुरलीन ने पहले अपने घर पर और फिर अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती का सफल प्रयोग कर ये विश्वास जगाया है कि झांसी में भी ये हो सकता है। झांसी का स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल स्टे एट होम कंसेप्ट पर जोर देता है। इस महोत्सव के माध्यम से किसानों और युवाओं को अपने घर के पीछे खाली जगह पर या छत पर टेरेस गार्डन में बागवानी करने और स्ट्रॉबेरीज उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। नई टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे ही प्रयास देश के अन्य हिस्सों में भी हो रहे हैं। जो स्ट्रॉबेरी कभी पहाड़ों की पहचान थी वो अब कच्छ की रेतीली जमीन पर भी होने लगी हैं। किसानों की आय बढ़ रही है। साथियों, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जैसे प्रयोग इनोवेशन की स्पिरिट को तो प्रदर्शित करते ही हैं, साथ ही यह भी दिखाते हैं कि हमारे देश का कृषि क्षेत्र कैसे नई टेक्नोलॉजी को अपना रहा है। साथियों, खेती को आधुनिक बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और अनेक कदम उठा भी रही है। सरकार के प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा। वह वीडियो पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर स्थित नया पिंगला गांव के एक चित्रकार सरमुद्दीन का था। वो प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे कि रामायण पर बनाई उनकी पेंटिंग 2 लाख रुपए में बिकी है। इससे उनके गांव वालों को भी काफी खुशी मिली है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे इसके बारे में और अधिक जानने की उत्सुकता हुई। इसी क्रम में मुझे पश्चिम बंगाल से जुड़ी एक बहुत अच्छी पहल के बारे में जानकारी मिली, जिसे मैं आपके साथ जरूर साझा करना चाहूंगा। पर्यटन मंत्रालय के रीजनल ऑफिस ने महीने के शुरू में ही बंगाल के गांवों में एक इनक्रेडिबल इंडिया वीकेंड गेटवे की शुरुआत की। इसमें पश्चिम मिदनापुर, बांकुरा, बीरभूम, पुरुलिया, पूर्व बर्धमान, वहां के हस्तशिल्प कलाकारों ने विजिटर्स के लिए हैंडीक्राफ्ट वर्कशॉप आयोजित की। मुझे यह भी बताया गया कि इनक्रेडिबल इंडिया वीकेंड गेटवे के दौरान हैंडीक्राफ्ट की जो कुल बिक्री हुई वो हस्तशिल्पकारों को बेहद प्रोत्साहित करने वाली है। देश भर में लोग भी नए नए तरीकों से हमारी कला को लोकप्रिय बना रहे हैं। ओडिशा के राउरकेला की भाग्यश्री साहू को देख लीजिए। वैसे तो इंजीनियरिंग की छात्रा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में उन्होंने पट्टचित्र कला को सीखना शुरू किया और उसमें निपुणता हासिल कर ली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पेंट कहाँ किया? सॉफ्ट स्टोन्स पर। कॉलेज जाने के रास्ते में भाग्यश्री को ये सॉफ्ट स्टोन मिले। उन्होंने
इन्हें एकत्र किया और साफ किया। बाद में उन्होंने रोजाना 2 घंटे इन पत्थरों पर पट्टचित्र स्टाइल में पेंटिंग की। वह इन पत्थरों को पेंट कर उन्हें अपने दोस्तों को गिफ्ट करने लगी। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बोतलों पर भी पेंट करना शुरू कर दिया। अब तो वो इस आर्ट पर वर्कशॉप भी आयोजित करती हैं। कुछ दिन पहले ही सुभाष बाबू की जयंती पर भाग्यश्री ने पत्थर पर ही उन्हें अनोखी श्रद्धांजलि दी। मैं भविष्य के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आर्ट एंड कलर्स के जरिए बहुत कुछ नया सीखा जा सकता है, किया जा सकता है। झारखंड के दुमका में किए गए एक ऐसे ही अनुपम प्रयास के बारे में मुझे बताया गया। यहां मिडिल स्कूल के एक प्रिंसिपल ने बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के लिए गांव की दीवारों को ही अंग्रेजी और हिंदी के अक्षरों से पेंट करवा दिया। साथ ही उसमें अलग अलग चित्र भी बनाए गए हैं। इससे गांव के बच्चों को काफी मदद मिल रही है। मैं ऐसे सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं जो इस प्रकार के प्रयासों में लगे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत से हजारों किलोमीटर दूर, कई महासागरों, महाद्वीपों के पार एक देश है जिसका नाम है चिले। भारत से चिले पहुंचने में बहुत अधिक समय लगता है, लेकिन भारतीय संस्कृति की खुशबू वहां बहुत समय पहले से ही फैली हुई है। एक और खास बात यह है कि वहां पर योग बहुत अधिक लोकप्रिय है। आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि चिले की राजधानी सैंटियागो में 30 से ज्यादा योग विद्यालय हैं। चिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी बड़े ही उत्साह से मनाया जाता है। मुझे बताया गया है कि हाउस ऑफ डेप्यूटीज में योग दिवस को लेकर बहुत ही गर्मजोशी भरा माहौल होता है। कोरोना के इस समय में इम्यूनिटी पर जोर और इम्यूनिटी बढ़ाने में योग की ताकत को देखते हुए अब वे लोग योग को पहले से कहीं ज्यादा महत्व दे रहे हैं। चिले की कांग्रेस यानी वहां की पार्लियामेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया है। वहां 4 नवंबर को नेशनल योगा डे घोषित किया गया है। अब आप ये सोच सकते हैं कि आखिर 4 नवंबर में ऐसा क्या है। 4 नवंबर 1962 को ही चिले का पहला योग संस्थान होजे राफाल एस्ट्राडा द्वारा स्थापित किया गया था। इस दिन को नेशनल योगा डे घोषित करके एस्ट्राडा जी को भी श्रद्धांजलि दी गई है। चिले की पार्लियामेंट द्वारा यह एक विशेष सम्मान है जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वैसे चिले की संसद से जुड़ी एक और बात आपको दिलचस्प लगेगी। चिले सीनेट के वाइस प्रेसिडेंट का नाम रविंद्रनाथ क्विंटेरॉस है। उनका यह नाम विश्व कवि गुरुदेव टैगोर से प्रेरित होकर रखा गया है। मेरे प्यारे देशवासियों, माय गॉव पर महाराष्ट्र के जालना के डॉक्टर स्वप्निल मंत्री और केरल के पलक्कड़ के प्रहलाद राजगोपाल ने आग्रह किया है कि मैं मन की बात में सड़क सुरक्षा पर भी आपसे बात करूं। इसी महीने 18 जनवरी से 17 फरवरी तक हमारा देश सड़क सुरक्षा माह यानी रोड सेफ्टी मंथ भी मना रहा है। सड़क हादसे आज हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में चिंता का विषय है। आज भारत में रोड सेफ्टी के लिए सरकार के साथ ही व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर कई तरह के प्रयास भी किए जा रहे हैं। जीवन बचाने के इन प्रयासों में हम सबको सक्रिय रूप से भागीदार बनना चाहिए। साथियों, आपने ध्यान दिया होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो सड़कें बनाती हैं, उससे गुजरते हुए आपको बड़े ही इनोवेटिव स्लोगन्स देखने को मिलते हैं। दिस इज हाईवे नॉट रनवे, या फिर बी मिस्टर लेट देन लेट मिस्टर। ये स्लोगन्स सड़क पर सावधानी बरतने को लेकर लोगों को जागरूक करने में काफी प्रभावी होते हैं। अब आप भी ऐसे ही इनोवेटिव स्लोगन्स या कैच फ्रेजेस
MyGov पर भेज सकते हैं। आपके अच्छे स्लोगन्स भी इस अभियान में उपयोग किए जाएंगे। साथियों, रोड सेफ्टी के बारे में बात करते हुए मैं नमो ऐप पर कोलकाता की अपर्णा दास जी की एक पोस्ट की चर्चा करना चाहूंगा। अपर्णा जी ने मुझे फास्टैग प्रोग्राम पर बात करने की सलाह दी है। उनका कहना है कि फास्टैग से यात्रा का अनुभव ही बदल गया है। इससे समय की तो बचत होती ही है, टोल प्लाजा पर रुकने, कैश पेमेंट की चिंता करने जैसी दिक्कतें भी खत्म हो गई हैं। अपर्णा जी की बात सही भी है। पहले हमारे यहाँ टोल प्लाजा पर एक गाड़ी को औसतन 7 से 8 मिनट लग जाते थे, लेकिन फास्टैग आने के बाद ये समय औसतन सिर्फ 1.5-2 मिनट रह गया है। टोल प्लाजा पर वेटिंग टाइम में कमी आने से गाड़ी के ईंधन की बचत भी हो रही है। इससे देशवासियों के करीब 21,000 करोड़ रुपए बचने का अनुमान है, यानी पैसे की भी बचत और समय की भी बचत। मेरा आप सभी से आग्रह है कि सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का जीवन भी बचाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे यहां कहा जाता है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, अर्थात एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। हमारे एक एक प्रयास से ही हमारे संकल्प सिद्ध होते हैं। इसलिए 2021 की शुरुआत जिन लक्ष्यों के साथ हमने की है, उनको हम सबको मिलकर ही पूरा करना है। तो आइए हम सब मिलकर इस साल को सार्थक करने के लिए अपने अपने कदम बढ़ाएं। आप अपना संदेश, अपने आइडियाज जरूर भेजते रहिएगा। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। इति विदा पुनर्मिलनाय। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर आपने सुना, मन की बात कार्यक्रम में तमाम बातों का जिक्र उनकी ओर से यहां पर किया गया। देशवासियों को उन्होंने इस बात की बधाई दी कि किस तरह से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो है वो बड़े इतने स्केल पर शुरू भारत में किया गया। और उसी के अलावा दुख उनकी ओर से जताया गया 26 तारीख को लेकर। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तिरंगे का अपमान किया गया, उससे देश बहुत ज्यादा दुखी हुआ और जो तमाम संदेश उनको लोगों की ओर से दिए गए थे उसका उन्होंने जिक्र किया और ये बताया। महिलाओं का जिक्र करते उन्होंने कहा कि कैसे हर क्षेत्र में महिलाएं जो हैं वो लगातार आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी सीधा जनता से संवाद कायम किया है और प्रधानमंत्री ने कहा, मन की बात कार्यक्रम के जरिए मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, बहुत कुछ समझने को भी मिलता है। आप सुन रहे थे अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री को। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। पश्चिम बंगाल में सियासी हलचल काफी तेज है। टीएमसी में लगातार भागदौड़ बनी हुई है। आज हावड़ा में बीजेपी की रैली होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता दें, हावड़ा के डुमरजाना में शाह का वर्चुअल संबोधन होगा। दोपहर 12 बजे का वक्त उसके लिए तय किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनता को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करते हुए नजर आएंगे। हालांकि देखिए, पहुंचने का उनका कार्यक्रम था जिसको रद्द करना पड़ा था। जो धमाका यहां पर दिल्ली में हुआ था, उसके बाद तमाम कार्यक्रम में बदलाव यहां पर किए गए थे। अब हावड़ा में स्मृति ईरानी मौजूद है, कैलाश विजयवर्गीय मौजूद है, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, ये तमाम बड़े नेता हैं जो बीजेपी के वहां पर मौजूद रहेंगे और ये पूरा कार्यक्रम आज होगा। बिल्कुल, ममता बनर्जी का देखिए कुनबा लगातार सिकुड़ता नजर आ रहा है। एक एक कर बड़े से बड़ा नेता ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहा है, जिसको देखते हुए टीएमसी में लगातार बौखलाहट जारी है। बयान जो आ रहे हैं वो भी इस बात को दर्शा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देखिए, बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी भी सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना चाहती है और उसको लेकर जी तोड़ मेहनत भी कर रही है। वाले थे लेकिन वो यहाँ पर नहीं आ रहे, वर्चुअली संबोधित करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, अमित शाह जी को बंगाल की जनता बहुत प्यार करती है, पर किंतु अभी पार्लियामेंट चल रही है, आज बजट भी है और कुछ ऐसी इमरजेंसी हो गई कि वो यहाँ नहीं आ पा रहे। पर वर्चुअल
बंगाल के लोगों से जरूर चर्चा करेंगे वो। और स्मृति ईरानी जी आ रही हैं, वो भी बंगाल में बहुत लोकप्रिय है, और चूंकि हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, मराठी, पता नहीं कितनी सारी भाषाएं बोलती हूँ, तो वो भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है। और वो निश्चित रूप से यहाँ आएंगी तो लोगों को उत्साह भी है, और काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर सभा में लोग आने वाले। क्या वो कथन सत्य होने वाला है जब अमित शाह जी ने कहा था कि चुनाव आते आते तक दीदी और भाई को बस रह जाएंगे और पार्टी में और कोई नहीं रहेगा? नहीं, वास्तव में जो उन्होंने कहा वो सही भी हो सकता है, पर हम हर किसी को नहीं लेंगे। जो लोग भाईको के साथ माफिया संचालन में साथ में थे, चाहे वो माफिया गोल्ड माफिया हो, चाहे वो माफिया गोरू माफिया हो, कोल माफिया हो, कोई सा भी माफिया हो, बहुत सारे लोग माफिया से संबंधित हैं टीएमसी में, वो भी आना चाहते हैं, पर हम ऐसे लोगों को नहीं लेंगे। एक किसान यहाँ पर है, 73 लाख किसान है पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर आप लोगों का एक मुट्ठी चावल प्रोग्राम चल रहा है। उनकी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। वो उम्मीद जताए बैठे कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो कुछ होगा। और एक किसान वो है जो कि लाल किले की प्राचीर पर जाकर चीरहरण कर रहा है भारत के संविधान का। क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि किसान जो बिल प्रधानमंत्री लाए उससे खुश है, आम किसान। पर हाँ, कुछ बड़े किसान हैं, कुछ ऐसे किसान जो बिचौलियों का काम करते थे, उनका उसमें नुकसान है। और उनका नेतृत्व करने वाले किसान है या नहीं, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पर जब भी इस बिल के बारे में हम सोचते हैं तो यह बिल किसानों के हितकारी है, और विरोध क्यों कर रहा है ये समझ में नहीं आता। पर विरोध का तरीका जो है उससे बिल्कुल साफ होता है कि ये किसान बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं, इनको देश में अस्थिरता फैलाना है। बंगाल के किसान पर क्या कहेंगे? बंगाल के किसान तो बहुत शांत है, और हमारे ऊपर उनका विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, और वो सब सुविधाएं जो केंद्र सरकार किसानों को देना चाहती है वो उनको मिलेगी। तो ममता बनर्जी का कुनबा लगातार सिकुड़ रहा है। दिक्कतें टीएमसी के आने वाले दिनों में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बड़े बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। जिस तरह से बंगाल में कमल खिल रहा है, दीदी की मुश्किलें उतनी तेजी से बढ़ रही हैं। रिपोर्ट आप देखिए। मिशन बंगाल के लिए भारतीय जनता पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है। वहीं बीजेपी की हुंकार से दीदी घबराई हुई हैं। उनके अपने साथ छोड़कर जा रहे हैं। अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के बागियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कैलाश विजयवर्गीय के साथ टीएमसी के कई बड़े नेता दिल्ली पहुंचे। इन सभी ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की और बीजेपी में शामिल हुए। इनमें दीदी के पुराने साथी और हावड़ा के डोमजूर विधानसभा सीट से विधायक राजीव बनर्जी, हावड़ा के बल्ली से विधायक वैशाली डालमिया, हुगली जिले के उत्तरपारा से विधायक प्रवीण घोषाल, हावड़ा शहर के पूर्व मेयर राथिन चक्रवर्ती, राणाघाट से पूर्व विधायक पार्थ सारथी चटर्जी, अभिनेता रुद्रनील घोष शामिल हैं। बीजेपी तो जीतेगी ही, क्योंकि पब्लिक नहीं है टीएमसी के साथ, पब्लिक ही नहीं है तो कैसे जीत पाएगी? क्योंकि इतना अत्याचार या इतना पब्लिक का जो सेवा नहीं कर पाए। मैं बीजेपी में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है, मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और कि आगे दिन सोनार बांग्ला बनाएंगे और आर नौ है, और हम लोग कोई अत्याचार नहीं होने देंगे बंगाल में। सिर्फ एक महीने के अंदर 3 मंत्रियों ने ममता सरकार से इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले ममता के खास रहे शुभेंदु अधिकारी ने मंत्री पद छोड़ा था। 5 जनवरी को लक्ष्मी रतन शुक्ला ने खेल और युवा मामलों के मंत्री का पद छोड़ा, जबकि 22 जनवरी को वन मंत्री राजीव बनर्जी ने इस्तीफा दे दिया था। मंत्रियों के अलावा विधायकों और टीएमसी नेताओं की लिस्ट तो और भी लंबी है। तापसी मंडल, अशोक डिंडा, सुदीप मुखर्जी, सैकत पांजा, शीलभद्र दत्ता, दीपाली विश्वास, शुक्र मुंडा और श्यामपदा मुखर्जी टीएमसी का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जिस तेजी से टीएमसी नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं, उससे साफ है कि बंगाल में दीदी की तानाशाही सरकार अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। टीएमसी की सरकार ने छलावा किया है, तो टीएमसी के कार्यकर्ता भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और जनता तो कर ही रही है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और एक सोनार बांग्ला का सपना जो स्वामी विवेकानंद ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने देखा था, उसको सार्थक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में करेगी।
बीजेपी के मिशन बंगाल से दीदी की परेशानी हर दिन बढ़ती जा रही है। अपनों के बगावत से हर दिन टीएमसी कमजोर होती जा रही है। जिस तरह से टीएमसी में भागम भाग लगी है, उससे साफ है कि बंगाल में इस सत्ता की कुर्सी तक दीदी का सफर कांटों भरा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हावड़ा से इस वक्त हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, यहाँ पर बीजेपी की ओर से पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है। अमित शाह वहां मौजूद नहीं है, लेकिन वर्चुअली संबोधित वो जरूर यहाँ पर करेंगे। और उसी के साथ साथ जो हालात अभी टीएमसी में नजर आ रहे हैं, उससे साफ समझ में आता है कि किला दरक चुका है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल हम तस्वीरें सबसे पहले दिखाएंगे कि सामने की तरफ मंच बनाया गया है और बहुत बड़ा स्क्रीन लगाया गया है। 40x15 का ये स्क्रीन है और इस बड़े स्क्रीन पर ही गृह मंत्री अमित शाह जो है संबोधित करेंगे। यहाँ पर डोमूर ज्वाला जो स्टेडियम है हावड़ा का, वहां पर जितनी भी जनता आएगी, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे, उन सभी लोगों को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ एक और मंच बनाया गया है जहां पर यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं और कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उस मंच पर किए जाएंगे। तो सामने की तरफ एक और मंच बनाया गया है। उसके अलावा लगातार यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, और सबसे बड़ी बात यह कि जितने लोगों ने, राजीव बनर्जी समेत जितने भी लोगों ने कल अमित शाह की मौजूदगी में दिल्ली में उनसे मुलाकात करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, वो सभी लोग आज इस मंच पर मौजूद रहेंगे। जो मंच हमारे सामने की तरफ है, यहाँ पर स्मृति ईरानी आने वाली है और स्मृति ईरानी भी जो है यहाँ पे सबको संबोधित करेंगी। उसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। यहाँ के जो शुभेंदु अधिकारी जो कि भारतीय जनता पार्टी में पहले आए हैं टीएमसी की तरफ से, वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। तो जिस तरीके से लगातार बीजेपी बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बहुत जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने सेंधमारी की है ममता बनर्जी के गढ़ में और ममता बनर्जी की पार्टी में। बिल्कुल, बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, बड़े बड़े मंत्रियों ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। वहीं आत्मविश्वास भारतीय जनता पार्टी का तो बढ़ ही रहा है, वहीं टीएमसी में भी बौखलाहट कम नहीं है। वहां आत्मविश्वास की कमी हो रही होगी जरूर, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं ने ममता का साथ छोड़ा है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, पौंडीचेरी में बीजेपी के अध्यक्ष थोड़ी देर में वहां पर रोड शो होगा जेपी नड्डा का। हुंकार भरेंगे वहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और वहां पर उनका पहुंचना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पौंडीचेरी पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा और कुछ ही देर में रोड शो यहां पर किया जाएगा। पूरी तैयारी है देखिए बीजेपी की। मिशन साउथ पर भी नड्डा नजर आते हैं। थोड़ी देर में ये रोड शो होने वाला है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, पौंडीचेरी हो, तमिलनाडु हो, तमाम राज्यों में देखिए जब चुनाव यहां पर होने वाले हैं तो उसको लेकर कहीं पर भी कोई कोर कसर ना रह जाए, इसकी तैयारी पूरी की जा रही है। बैटिंग पैड चाहिए थे ना तुम्हें? That was nasty. ऐसे ही बचाने हैं तो Acco.com पे अपना कार इंश्योरेंस प्रीमियम चेक करके बचा लो। इंडियन आइडल में पहली बार 90 मिनट के शो में 100 गाने गाए जाएंगे। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए। क्या थ्रो है, क्या दिल से गाए हो। देखिए इंडियन आइडल आज रात 8 बजे सोनी पर। रोज रोज बदहजमी, भारीपन और गैस, और लोग कहते हैं ऑयली था, ज्यादा खा लिया। प्रॉब्लम आप में है, आपका कमजोर पाचन। इसीलिए खाने के बाद 35 आयुर्वेदिक तत्वों वाला झंडू पंचरिष्ट डाइजेस्टिव टॉनिक, ये पेट को करे अंदर से स्ट्रॉन्ग 30 दिनों में। झंडू पंचरिष्ट। आज खाने में मम्मा स्पेशल एटीट्यूड छोला मसाला में है खटाई की खटास, और छोला मसाला में पड़ने वाले 6 अन्य मसालों का श्रेष्ठ मिश्रण। एटीट्यूड मसाले, अचार एवं सॉस। अंकल, सब ठीक? बढ़िया। सजाने अपना पापा आपके लिए अच्छा घर बना रहे हैं ना? मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए। घर आखिर अपने लिए कौन बनाता है, घर तो अपनों के लिए होता है। बांगड़ पावर सीमेंट, अपनों के लिए, हमेशा के लिए। क्या बोलता भाई, तुम बोलता है कांडो बस को भेजा, सोनू बोला बोल रहा है कि हमसे मिला नहीं, कांडो कंपनी बोलती है अपने स्टेटस नहीं है। क्या मजाक चल रहा है इधर? क्या बोलता भाई, मजाक क्या कर? स्पाइस एक्सप्रेस कार्गो सर्विस करता है डोर टू डोर डिलीवरी।
यानी कि आपकी फैक्ट्री से आपके शोरूम तक, और वो भी स्पाइस जेट एक्सप्रेस डिलीवरी के वादे के साथ। अगर आपको अपने बिजनेस को सुपर फास्ट टेक ऑफ करवाना हो तो स्पाइस एक्सप्रेस करो। कॉल एट 9999570570। स्पाइस एक्सप्रेस, इंडिया का नंबर 1 एयर कार्गो सर्विस। जो थिरकते हैं अपने ही सपनों की धुन पर, उन्हें फिर अपने पैरों पर खड़ा करना हमारा फर्ज है। हर चुनौती से जीतने वाले हीरोज के लिए टाटा कैपिटल लाए हैं शुभारंभ लोन्स, लंबे टेन्योर और कम EMI के साथ, क्योंकि ये सिर्फ कर्ज नहीं, हमारा फर्ज भी है। जीने का मजा है उड़ने में, और हर उड़ान की शुरुआत होती है घर से। तो घर का रनवे सेफ होना चाहिए ना। इसीलिए एंकर पायलट सरफेस क्लीनर विद पावर ऑफ सैनिटाइजर, जो हर सरफेस को रखे जर्म्स से 100% सेफ, क्लीन और स्पार्कलिंग। क्योंकि सेफ एंड क्लीन रनवे की कीमत मुझे पता है। एंकर पायलट सरफेस क्लीनर हर सरफेस को रखे सेफ एंड सैनिटाइज्ड। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। Beautiful. Exactly. Mehendi. This is thoughtful. हिंदवेयर इटालियन कलेक्शन। आज ही इस नंबर पर कॉल कीजिए और जुड़ जाइए इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग जेनेरिक फार्मेसी चेन दवा इंडिया से। जेनेरिक दवा के लिए सिर्फ दवा इंडिया। पार्टी का सामान। Presenting the big, bold and beautiful, all new Nissan Magnite. Ignite your charisma. और ये रही आपकी 30 साल की सैलरी। इसे किसी अच्छी जगह डिपॉजिट कर दीजिएगा। हाँ? ये भी 30 साल अंतरिक्ष में खो गए थे क्या? क्या आपका पैसा अभी भी पुराने इन्वेस्टमेंट में लटका हुआ है? उसे छोड़िए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया। खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां। हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। खेलिए फ्री फायर अभी। देखो कर क्या रहा है चुन्नीलाल। अगर इस बार भी लीकेज बंद नहीं हुआ ना तो छत पे सो जाना। केमिकल वाटर प्रूफिंग कर रहा हूँ बे। तू क्या कर रहा है? मैं तो खाना पचा रहा हूँ। बार बार केमिकल वाटर प्रूफिंग नहीं, एक बार एशियन पेंट डैम्प प्रूफ कराओ, वारंटी वाला वाटर प्रूफिंग। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। जालिम लोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। जालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDOs। जालिम लोशन। दिव्य, भव्य और सुरक्षित महाकुंभ के लिए तैयार है धर्मनगरी हरिद्वार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में त्रिवेंद्र सरकार ने आस्था से सजा दी है धर्म की नगरी हरिद्वार। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का स्पंदन है महाकुंभ। कोविड की चुनौतियों के साथ महाकुंभ के लिए तैयार हैं हम।
अकाउंट से बिजनेस लोन्स तक, इंश्योरेंस से होम लोन्स तक, हम करते हैं सभी जरूरतें पूरी। चंडीगढ़ से चेन्नई तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, हम हैं आपके लिए उपस्थित। अपनी ब्रांचेस से आपके डोर स्टेप तक, फोन बैंकिंग से नेट बैंकिंग तक, आप चुने अपना जरिया। म्यूचुअल फंड से गोल्ड लोन्स तक, फिक्स डिपॉजिट से पर्सनल लोन्स तक, बंधन बैंक देता है सभी के लिए संपूर्ण बैंकिंग सुविधाएं। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। RR काबिल फायरक्स, ना आग फैलाए ना काला जहरीला धुआं। मेरी मानो, अकलमंद बनो, सही चुनो। Wow, this new Suzuki Access 125. सुना है ये कम पीता है। अब इनको भी पता है सुजुकी एक्सेस 125 with PS6 टेक्नोलॉजी कम पीता है। Walking along, minding my business. I lifted my eyes. My God, what is this? A work of perfection. कार देखो गाड़ी पे होम इंस्पेक्शन बुक करो और कार बेचो ऑफिस, घर या कहीं से भी और पाओ बेस्ट प्राइस, क्विक पेमेंट, फ्री RC ट्रांसफर एंड डॉक्यूमेंटेशन। गाड़ी फॉरवर्ड तो इंडिया फॉरवर्ड। इन पैसे का क्या करेगा? इन्हें किसी अच्छी जगह डिपॉजिट कर दे। ये भी 30 साल जंगल में खो गए थे क्या? क्या आपका पैसा अभी भी पुराने इन्वेस्टमेंट में भटका हुआ है? उसे छोड़िए और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. पार्टी का सामान? You rock it big. Oh. Presenting the big, bold and beautiful, all new Nissan Magnite. Ignite your charisma. ढल रही है एनर्जी, दम हो रहा है आधा। मैं थक रही हूँ ज्यादा। कैल्शियम सिर्फ बोन्स का ख्याल रखता है, आपकी एनर्जी का नहीं। लीजिए रिवाइटल H वुमन। इसका कैल्शियम आयरन बोन्स मजबूत बनाए, नेचुरल जिनसेंग एनर्जी बनाए रखे दिन भर। सिर्फ मजबूत नहीं, जानदार बनो। इंडियन आइडल में पहली बार 90 मिनट के शो में 100 गाने गाए जाएंगे। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई दोष दोष, उस पर जो बनता जोश जोश। एक परफेक्ट सिंगर की निशानी हो तो दानिश हो। देखिए इंडियन आइडल आज रात 8 बजे सोनी पर। ब्यूटीफुल। Exactly. नहीं, दिस इज थॉटफुल। Hindware Italian collection. सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क, नए एयरपोर्ट्स और ऊर्जा क्षेत्र में विकास के साथ ही डिफेंस, डेटा सर्विस, एरोस्पेस सेक्टर का तेजी से विकास करके प्रदेश की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन बनाने की ओर अग्रसर है। योगी सरकार के इन सभी विकास कार्यों में मील का पत्थर साबित होगा नोएडा के जेवर में 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बन रहा देश का सबसे बड़ा नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे इस 8 रनवे वाले एयरपोर्ट से प्रदेश में अगले 10 वर्षों में निवेश प्रोत्साहित होकर 1 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष व परोक्ष रोजगार सृजित होंगे। साल 2022-23 तक बनने वाले इस एयरपोर्ट से शुरुआत में 1 करोड़ 20 लाख यात्री प्रतिवर्ष यात्रा कर पाएंगे। दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में हम जेवर को विकसित करेंगे। ढेर सारी रोजगार और नौकरी के प्रबंधन की व्यवस्था उस क्षेत्र में करके हरेक नागरिक के चेहरे पर
व्यापक खुशहाली लाने और उन्हें विकास की प्रक्रिया से जोड़ने में हम सफल होंगे। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट से प्रदेश के किसानों एवं व्यवसायियों को अपने उत्पाद को वैश्विक बाजार में पहुंचाने में काफी आसानी होगी। नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए 35 किलोमीटर लंबे मेट्रो रेल ट्रैक के निर्माण के साथ ही इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसे एलिवेटेड रोड के माध्यम से जोड़ा जाएगा। योगी सरकार के इस मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान से निवेश, रोजगार एवं औद्योगिक विकास के साथ ही उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित होगा। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। जिन्हें मानती है पूरी दुनिया, वो मुकाबला करते हैं सिर्फ खुद से। Altroz iTurbo with IRA, forever will stand up. बेटा ग्लव्स चाहिए थे ना तुम्हें? That's disappointing. पैसे ही बचाने हैं तो Acco.com पे अपना कार इंश्योरेंस प्रीमियम चेक करके बचा लो। है संस्कृति में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसकी, है बहता जहाँ भाषाओं का सागर, है जहाँ जनादेश सराखों पर, थे वहाँ मंच पहले भी कई, बहती थी उन्मुक्त हवा पर स्वदेशी नहीं। होगा एक सूर्योदय विचारों का, एक सिलसिला सवालों का, एक नया कारवां ख्यालों का। जुड़िए हमसे कू ऐप पर और रखिए अपनी आवाज अपनी भाषा में। रिपब्लिक भारत और कू ऐप की एक नई शुरुआत। Why this? New Suzuki Access 125. सुना है ये कम पीता है। अब इनको भी पता है Suzuki Access 125 with PS6 टेक्नोलॉजी कम पीता है। पूरी दुनिया की तरह भारत भी कोरोना से जंग लड़ रहा है, लेकिन इस जंग में दिल्ली सरकार ने कभी भी दिल्ली वालों का साथ नहीं छोड़ा है। होम आइसोलेशन हो या प्लाज्मा थेरेपी, हर मोहल्ले में जांच हो या घर पर ही इलाज की सुविधा, हर संक्रमित के घर तक ऑक्सीमीटर पहुंचाया, एक फोन कॉल पर डॉक्टर की सहायता उपलब्ध कराई। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने निजी अस्पतालों में भी RT-PCR जांच की कीमत 800 रुपए फिक्स कर दी। आप दिल्ली सरकार का दिल्ली कोरोना ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टेस्ट से लेकर अस्पताल तक वहाँ सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आपकी मदद से ये सारे मॉडल दिल्ली सरकार ने ही दिए हैं। मेरा नाम शिफाली है और मैं वेस्ट दिल्ली में रहती हूँ। मुझे कोरोना के माइनर सिम्टम्स हुए थे। मुझे फर्स्ट डे ही दिल्ली गवर्नमेंट के मेडिकल एक्सपर्ट्स का कॉल आया और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने मुझे समझाया कि किस तरीके से मैं घर पर रहकर होम आइसोलेशन में ठीक हो सकती हूँ। मुझे जैसा बताया गया मैंने वैसा ही किया और 2 हफ्तों के बाद मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई। दिल्ली सरकार के मेडिकल एक्सपर्ट्स पहले ही दिन से आपकी हर कदम पर मदद करने के लिए तैयार खड़े हैं। कोरोना से लड़ाई लगातार जारी है। हमें अभी भी पूरी सावधानी बरतनी है। समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब भी बाहर निकलें मास्क जरूर पहनें। कोविड-19 से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए 1031 पर कॉल करें और कोई कोविड पेशेंट है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। गैस और एसिडिटी ने बलून बना दिया है। जब गैस, एसिडिटी और बदहजमी सताए तब सिर्फ गैसोफास्ट। गैसोफास्ट असली जीरा। ये टेस्ट का है जादू, क्राउन ब्लैक मैजिक बिस्किट्स। नो स्कार्स, कोई भी दाग हो या अनइवन स्किन टोन, बस अप्लाई करें नो स्कार्स। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। इंडिया के बड़े भैया, इसलिए .in सर्च अग्रवाल पैकर्स.in, द ओरिजिनल अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। दिल्ली में 26 जनवरी को
तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। रेडियो पर आज प्रधानमंत्री ने की मन की बात। 26 जनवरी पर दिल्ली में हुए हिंसा का किया जिक्र, कहा तिरंगे के अपमान से देश दुखी। किसान आंदोलन का आज 67वां दिन। शाहजहांपुर बॉर्डर पर धरने से परेशान 42 गांव, सड़क पर बैठे किसानों के खिलाफ करेंगे प्रदर्शन। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में नंबर 1 देश बना भारत। प्रधानमंत्री ने कहा जो काम अमेरिका और ब्रिटेन नहीं कर पाए, भारत ने कर दिखाया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भारतीय जनता पार्टी की रैली, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृहमंत्री अमित शाह का संबोधन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर जल्द बनेगा कानून। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा वेब सीरीज के लिए जल्द लागू होगी गाइडलाइंस। पाकिस्तान की एक और साजिश का हुआ पर्दाफाश। जम्मू कश्मीर पुलिस की जांच में आतंकी मॉड्यूल का हुआ खुलासा। पुराने आतंकी किए जा रहे हैं तैयार। भारत पाकिस्तान घमासान में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात चल रही है आजकल। वैक्सीन डिप्लोमेसी, भारत ने कितने देशों को मुफ्त में दिया वैक्सीन, कितने देशों को बेचा। चीन से पहले कर दिया, अमेरिका से पहले कर दिया, ब्रिटानिया से पहले कर दिया, सबसे पहले कर दिया। ये बातचीत चल रही है, लेकिन पाकिस्तान में माहौल कुछ और है। पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब हमें मुफ्त में क्यों नहीं दी। सबसे पहली बात, कश्मीर छोड़िए, जो कशीदगी चल रही है वो छोड़िए, जो परेशानियां चल रही हैं वो छोड़िए, लेकिन आपने हमें वैक्सीन मुफ्त में क्यों नहीं दी। पाकिस्तानी मीडिया में यह बहस आम है। अब मुझे एज एन इंडियन, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान ऐसी तवक्को क्यों करता है, ऐसी उम्मीद क्यों करता है कि वो अपने आतंकी भेजे हमारे देश में, हमारे नागरिकों को मरवाए, यहां पे बम के धमाके करे, यहां पे 1993 करे, यहां पे 26/11 करे, कश्मीर करे, खालिस्तान का आतंकवाद पंजाब में फैलाए, 4 युद्ध हमारे साथ लड़े, फिर बोले साहब हमें वैक्सीन नहीं देते। ये मेरी समझ के परे है, लेकिन नॉर्मल लॉजिक डज नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। आज यही हमारी बहस है। देखिए एक छोटा सा वीडियो, वापस आता हूं, फिर अपने गेस्ट का तारुफ करवाऊंगा आपसे। भारत की वैक्सीन का दुनिया में डंका, हिंदुस्तान से चिढ़ा आतंकिस्तान। वैक्सीन के लिए तरसता पाक, आतंकी देश को क्यों मिले वैक्सीन। भिखारी पाकिस्तान अब दर वैक्सीन की फरियाद कर रहा है। जो पूरी दुनिया में आतंकियों की सप्लाई करता है, अब अपने देश में वैक्सीन की सप्लाई के लिए भीख मांग रहा है। पाक भारत से खुले तौर पर मांग नहीं सकता, लेकिन उसका दर्द देखा जा सकता है। अब उसे भारत की वैक्सीन से चिढ़ होने लगी है, जो पूरी दुनिया में संकट मोचक के रूप में पहुंच रही है। लेकिन पाकिस्तान को नजरअंदाज किया गया क्योंकि पाक एक आतंकी देश है। आतंकी देश को वैक्सीन भला कैसे भेजी जा सकती है, जो दुनिया में आतंकियों के लिए बदनाम है। वहीं चीन ने पाकिस्तान से जनवरी के अंत तक कोविड-19 टीके की 5 लाख खुराक मुफ्त में देने का वादा किया था। पर आज जनवरी महीने का आखिरी दिन है, लेकिन चीन में बनी वैक्सीन का कोई अता पता नहीं है। तो दूसरी ओर पाकिस्तान की जनता की बेचैनी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान चाहता है कि उसे वैक्सीन भी मिले और पैसे भी न देने पड़े। इमरान खान फ्री में कोरोना वैक्सीन चाहते हैं। पूरी दुनिया में भारत में बनी वैक्सीन का डंका बज रहा है। चीन की वैक्सीन पर दुनिया को भरोसा तक नहीं, यहाँ तक कि पाकिस्तान की जनता को भी नहीं। वहीं भारत अपने पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, सेशल्स और मॉरिशस को कोरोना का टीका भेज चुका है। सऊदी अरब, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका सहित तमाम देशों में भारतीय टीके पहुंच रहे हैं। भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों को टीके की 55 लाख खुराक भेंट स्वरूप दी है। वहीं भारत में अब तक 44 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। भारत में मेडिकल वीजा पर आने वाले पाकिस्तानी, इलाज कराने वाले पाकिस्तानी भारत की ओर हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भारत भला आतंकी देश को वैक्सीन की सप्लाई क्यों करे, जबकि पाक हर सेकंड भारत के खिलाफ साजिश कर रहा है, आतंकियों को भेजने की फिराक में लगा रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं अपने गेस्ट का तारुफ करवा दूं, फिर बहस हम आगे बढ़ाएंगे। भारत
का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं वैभव सिंह फाउंडर हैं डिफेंसिव ऑफेंस के। सरदार आरपी सिंह हमें जल्दी ज्वाइन करेंगे। मैं उनको डॉक्टर साहब कहता हूं। क्यों डॉक्टर साहब कहता हूं मैं बाद में बताऊंगा, जब सरदार आरपी सिंह जी आएंगे स्क्रीन पे फिर मैं आपको बताऊंगा क्यों कहता हूं डॉक्टर साहब। सुबुई खान साहिबा एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन इन करेंगी बस थोड़ी देर में। पाकिस्तान का पक्ष रखने के लिए राणा एहसान अफजल हैं, स्पोक्स पर्सन नून लीग के, और अजीम भट्ट साहब हैं, एक्टिविस्ट हैं, ब्लॉगर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर अफनानुल्लाह खान हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट हैं पीएमएलएन सिंध के, नून लीग के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो पाकिस्तानी गेस्ट पहली बार हमारी शो में आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बता दूं इस डिबेट के। आप जब बोलेंगे मैं आपको पूरा 2 मिनट का वक्त दूंगा, ना मैं बीच में बोलूंगा ना कोई और इंडियन पैनलिस्ट बीच में बोलेगा, और मैं सिर्फ तभी आपको टोकूंगा अगर मुझे ऐसा लगे कि बहस हाथ से निकल रही है, किसी और दिशा, किसी और डायरेक्शन में जा रही है। मैं सबसे पहले इन्वाइट करता हूं राणा एहसान अफजल साहब को, स्पोक्स पर्सन पीएमएलएन के हैं। सर आप बताइए, और मेरा सवाल आपसे यह है कि पाकिस्तानी मीडिया में यह बात आम हो चुकी है कि भारत जो है सबको वैक्सीन दे रहा है और पाकिस्तान से कोई खास दुश्मनी है भारत की, पाकिस्तान को वैक्सीन नहीं दे रहा है। और यह भी बात कही जा रही है पाकिस्तानी मीडिया में कि एक शख्स हैं, बुजुर्ग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बुजुर्ग हैं काफी, वो कह रहे हैं कि भारत की कमीनगी है, उन्होंने यह वर्ड यूज करा है कि कमीनगी है साहब भारत की, कि हमें वैक्सीन नहीं दे रहा और दुनिया भर को वैक्सीन फराहम कर रहा है। यह भारत फिर अपनी चालाकियां कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, कौन सी चालाकी करी भारत ने और क्यों इतनी बुरी बात है? आपके कमेंट्स राणा साहब। हमें कोई ऐसी नहीं चल रही कि हमें भारत से वैक्सीन चाहिए है और वो हमें नहीं दे रहा। दूसरी साइड पे जो हकीकत है वो ये है कि 17 मिलियन डोजेज जो हैं वो एस्ट्राजेनेका की हुकूमत ने जो है वो प्रोक्योर करनी है कोवैक्स थ्रू जो का प्रोग्राम है। इसी तरह जो है हमारी जो चाइना से वैक्सीन है साइनोफार्म, वो भी पहुंच रही है अगले हफ्ते, और जो रशियन स्पुतनिक है उससे भी पैदा हो चुका है, तो वहां से भी हमें वैक्सीन मिल रही। लेकिन दूसरी साइड पे मैं समझता हूं कि जहां भारत बहुत ज्यादा इस पे धर्म दिखा रहा है कि वो कोविड वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहा है, उसको अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए और देखना चाहिए है कि क्या वो ये डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के बाद एक्सपोर्ट कर रहा है या ये कोविड डिप्लोमेसी के अंदर ही गिर गया है। इसी तरह जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उधर कोविड वैक्सीन की फराहमी भी की गई है या नहीं की गई, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जहां आप सॉफ्ट पावर का क्लेम कर रहे हैं और जो वैक्सीनेशन को दे रहे हैं, वहां आप अपने अंदर से बेहतर तरीके से वैक्सीन को जो है वो फैला रहे हैं और उसकी वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे हैं। पाकिस्तान में समझता हूं उसने अपनी वैक्सीनेशन प्रोक्योरमेंट कर ली है, जो अगले 6 माह का टारगेट है, और हम इसको अचीव करेंगे। जो हमारा टारगेट है कि 70% पॉपुलेशन को हमने वैक्सीनेशन लगानी है अगले साल में, उसका पहला फेज स्टार्ट हो चुका है। और मैं समझता हूं कि वो हमारा जो है इवन दो मैं अपोजिशन पार्टी से हूं और हुकूमत ने थोड़ी देरी की है वैक्सीनेशन को प्रोक्योर करने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं अब ये मामला स्टार्ट हो जाएगा अगले हफ्ते से। जी राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं जाता हूं वैभव सिंह के पास। वैभव, राणा साहब का यह कहना है कि साहब सो कॉल्ड मकबूजा कश्मीर, यानी कि जिसको ये कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, तो साहब मैं तो वहीं से आ रहा हूं अभी और वहां पे वैक्सीनेशन शुरू हो गई है। ये थोड़ा सा कश्मीर के फतूर से आप निकलिए, इस फतूर ने आपके मुल्क को डुबा दिया है बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से डुबा दिया है। जंगी जुनून कश्मीर 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 कर करके एक ही बात रिपीट करके पाकिस्तानी जो नेता हैं, जो आपके कायदीन हैं, सीनियर लीडरशिप है, वो जितनी बार कश्मीर बोलती है एक दिन में उतनी बार तो पाकिस्तान तक नहीं बोलती। तो ये हैरान कुन बात है। मैंने खुद देखा है वहां पे वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो गई है, लोगों को वैक्सीनेशन करना शुरू हो गया, हर जगह एक साथ हो रही। अच्छा वैभव, राणा साहब का यह कह रहा है कि साहब ये इंडिया अपना डोमेस्टिक नहीं देख रही और इंटरनेशनल वैक्सीन डिप्लोमेसी में लगी हुई है। अब यह भी बड़ी प्रॉब्लम है, और कह रहे हैं कि हमने मांगा नहीं इंडिया से, मांगा नहीं। रोज पाकिस्तानी मीडिया में बहस आती, मैं आईपी इश्यूज के चलते दिखा नहीं सकता, मैं पूरे आपको दर्जनों वीडियो एक साथ दिखा सकता हूं कि कहां कहां वो कह रहे हैं कि साहब इंडियंस ने गड़बड़ करी है, इंडियंस हमें वैक्सीन नहीं दे रहे, वैक्सीन नहीं दे रहे। वैभव, इसकी सच्चाई क्या है ये बताइए जरा।
ये सबसे पहली चीज तो यह है कि राणा साहब ने जितनी बातें कही हैं उन्होंने हर एक बात जो इनकी कयादत है या जो लीडरशिप है PMLN की उसके बरखिलाफ जाकर के इन्होंने कही है। या तो ये झूठ बोल रहे हैं या तो मरियम नवाज और उनके जो सीनियर लीडर्स हैं वो झूठ बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई कोई वैक्सीन नहीं है, कोई वैक्सीन आने का अंदेशा नहीं है, ये सिलेक्टेड वजीर आजम जो है ये फेल हो गया है और कोरोना को कंटेन करने में भी, और ये जो पूरी रियासत है पूरी रियासत का फेलियर वो बताते हैं। और राणा साहब हमें पता नहीं किस मुल्क की कहानी सुना रहे हैं कि स्पुतनिक 5 से लेकर के और दुनिया भर की सारी वैक्सीन। इन्होंने एक चीज कही कि हमारे यहाँ वैक्सीन बहुत जल्द आ जाएगी। वैक्सीन आ नहीं जाएगी, वैक्सीन आ चुकी है, बहुत सारी वैक्सीन आ चुकी है। और जो इनके यहाँ जो अशराफिया है, जो लीडरशिप है, चाहे वो फौजी क़यादत हो, चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे बाकी के जो इनके यहाँ जो पैसे वाले जो बड़े सरमायाकार है, जो बिजनेसमैन है, उनको वैक्सीन लगनी शुरू हो गई हैं। 1 दर्जन लोगों को तो मैं जानता हूं जिनको वैक्सीन लग चुकी है। तो ये आवाम को चूरन खिलाया जा रहा है कि वैक्सीन 5 लाख आने वाली है। 5 लाख तो जब आएगी सब आएगी। काफी सारी वैक्सीन आ चुकी है और इनके यहाँ लगनी शुरू भी हो गई है और इस बात को हुए करीब 10-15 दिन हो चुके हैं। दूसरी चीज की इन्होंने कहा कि हम स्पुतनिक 5 भी ले लेंगे और ये भी दुनिया में वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि हम चाइना की वैक्सीन लेंगे। कोई मुल्क, मतलब मालदीव जैसा मुल्क या श्रीलंका जैसा मुल्क भी इंडिया से वैक्सीन ले रहा है लेकिन चाइनीज वैक्सीन नहीं ले रहा। पाकिस्तान को पता है क्योंकि मुफ्त में वैक्सीन वहीं से मिलेगी। और आपने एक ऐसा मौजू छेड़ दिया है आज कि इन गरीबों के पास अपना तैयारा छुड़वाने का पैसा नहीं है। पीआईए की फ्लाइट जाती है मलेशिया में, उसको ग्राउंड कर लिया जाता है। मुल्क कर्जों पे चल रहा है। फिस्कल डेफिसिट हमारा कम हो गया है, ये बताने के लिए आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम करनी पड़ती हैं। तो जिस मुल्क की हालत ये हो जो अंदर से इकोनॉमिकली इम्प्लोड करने की कगार पे हो, वो वैक्सीन खरीदेगा कहां से? जी, वो तो जो मुफ्त में दे देगा। मैं कहता हूं आप इनको पोलियो की वैक्सीन कोरोना बोल के बेच दीजिए, फ्री में दे दीजिए, लेके लगा देंगे ये। जी ठीक है। मैं अजीम भट्ट साहब के पास जा रहा हूं, एक्टिविस्ट हैं, ब्लॉगर है। अजीम भट्ट साहब एक बात बताइए, एक तो ये बात हो गई ना कि पाकिस्तान वैक्सीन कहां से लेगा, रशिया से लेगा, चाइना से लेगा, इंडिया ने दी नहीं दी, इंडिया का किरदार बुरा है, बहुत बुरे लोग हैं इंडियंस, और ये सब जो बातें चल रही है पाकिस्तानी मीडिया में, ये ठीक है अपनी जगह। लेकिन पाकिस्तान में भी एक चीज है जो लोग कह रहे हैं कि साहब साजिशें जो बांध रहे हैं। पोलियो वर्कर्स तो आपके यहां रेगुलरली मार दिए जाते हैं, खासतौर से जो पुराना फाटा का एरिया है, खैबर पख्तूनख्वा का एरिया, वहां पे बहुत, और अंदरून सिंध में भी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं लोग, मार डालते हैं, क्योंकि अलग अलग किस्म की अफवाहें, साजिशों का बाजार पाकिस्तान में अक्सर गर्म रहता है। अब मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या होगा अगर कोरोना की वैक्सीन आ जाती है, जैसे राणा साहब कह रहे हैं आ जाती है, मैं तो कहता हूं, ख्वाहिश करता हूं कि आ जाए, जल्दी से जल्दी आ जाए और आम लोगों को लगना शुरू हो जाए। लेकिन फिर जब यह बात होगी कि साहब यह यहूद और हनूद की साजिश है, आप लोग उसके साथ कैसे डील करेंगे? क्योंकि पोलियो वर्कर्स के साथ ऐसा हुआ है और सैकड़ों की तादाद में पोलियो वर्कर्स पाकिस्तान में मारे गए हैं क्योंकि पोलियो का खतरा वो देने की कोशिश कर रहे थे। इसके बारे में जरा मैं अजीम साहब आपके कमेंट्स चाहूंगा। जी बहुत शुक्रिया। आपके टोटल जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, और उस प्रोग्राम के अंदर पहला जो लफ्ज आपने सच्चा बोला है ना, वो आपने अभी अपने इंट्रो में बोला कि हाँ जी भारत बहुत बुरा है। अच्छा, अब आगे हम चलते हैं, आपकी जो वैक्सीन की आप बातें कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अभी आपने राना अफजल साहब के बारे में कहा जी उनकी लीडरशिप पता नहीं सच बोल रही है या ये सच बोल रहे हैं। फिर आपने कहा जी कोरोना वैक्सीन 5 लाख आनी है, कब आनी है, लगनी है, नहीं लगनी है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को चाहिए कि वो अपनी हिपोक्रेसी ऑफ मीडिया जो है ना उससे बाहर निकले और इंटरनेशनल मीडिया को भी थोड़ा सा पढ़ लिया करे। मेरे पास इस वक्त बीबीसी की रिपोर्ट पड़ी है और अभी आप चाहें तो बीबीसी जाके पढ़ सकते हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर ये आने वाला जो वेडनेसडे है, जिसको हम बुध कहते हैं और वेडनेसडे इंग्लिश में कहा जाता है, मैं आपको साथ ट्रांसलेट भी कर दूं, उसको आपके खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में और सिंध में बुध वाले दिन से वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी बाकायदा। एक मिनट अजीम भट्ट साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर, एक मिनट अजीम भट्ट साहब, एक मिनट। मैं नॉर्मली किसी को इंटरप्ट नहीं करता इस शो में। अजीम भट्ट साहब एक मिनट रुकिए, एक मिनट। अजीम भट्ट साहब सुनिए, मैं आपको सुनिए, मैं आपको वार्न कर रहा हूं, यह शो वैसा नहीं है कि आप चिल्लाएं और मैं चिल्लाऊं, और मैं अक्सर कभी किसी को इंटरप्ट नहीं करता, पहली बार आ रहे हैं इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैंने आपसे क्या पूछा और आप कहां पहुंच रहे हैं? साहब जो मैं आपसे पूछ रहा हूं वो सवाल का जवाब दीजिए। आपके पूरे इंट्रो के अंदर
देखें। एक मिनट, क्या आप सवाल का जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? बिल्ड करेंगे। सर, आप सवाल का जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? सवाल पूछ लेंगे फिर। सर, आप सवाल का जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? मैं दे रहा हूं सवाल का जवाब। तो सवाल का जवाब दीजिए। मेरे पास आई डोंट हैव ऑल डे सर। मुझसे सवाल आप सर, आई डोंट हैव ऑल डे। पूछिए आप उसके साथ। एक मिनट, स्टूडियो। अच्छा चलिए, स्टूडियो टू द पॉइंट सवाल पूछिए। नहीं, इनको आउट करिए, इनको आउट करिए प्लीज। गुड। मुझे बंदा चाहिए नहीं शो में। ये पता नहीं नशा करके आए हैं क्या। मैं सवाल कुछ और पूछ रहा हूं, जवाब कुछ और दे रहे। अरे भाई, आप तनकीद करिए भारत पे, जरूर करिए, आपका हक है पूरा तनकीद करने का, लेकिन एंकर का सवाल तो समझिए। मैं पोलियो के कतरे के साथ कंपेयर कर रहा हूं कि आप उस चीज के साथ पाकिस्तान कैसे डील करेगा। ये बीबीसी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आई डोंट वांट दिस पर्सन ऑन माय प्रोग्राम अगेन। आप बिल्कुल ही इनको आउट कर दीजिए, दोबारा वेलकम नहीं है ये। मैं डॉक्टर अफानुल्लाह खान साहब के पास जाता हूं, वाइस प्रेसिडेंट हैं। खान साहब, मैं आपसे मुखातिब हूं। खान साहब अगर आ जाएं स्क्रीन पे। खान साहब, मेरा सिंपल सा सवाल है कि होता है, इंडिया में भी होता है, इतने ज्यादा लेवल पे नहीं होता, लेकिन यह चीज है कि थोड़ा सा गांव वालों को समझाने में टाइम लगता है। लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है कि जो पोलियो का कतरा पिलाते हैं उनके खिलाफ वायलेंस है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उस चीज के साथ कैसे पाकिस्तान डील करेगा। जैसे कि आपके फ्रंटियर एरियाज में भी काफी हो जाता है, वायलेंस हो जाता है, जो पोलियो का खतरा। तो उसी तरीके से अफवाहों का बाजार गर्म है कि कोरोना की वैक्सीन आएगी, उससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 10 किस्म की लोग चीजें कह रहे हैं। उसके साथ आप लोग कैसे डील करेंगे, वो क्या प्लान है पाकिस्तान का? इसके ऊपर जरा रोशनी डालें खान साहब। देखिए, पाकिस्तान के अंदर बड़ा एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसके तहत हम खाली ना सिर्फ पोलियो बल्कि और बहुत सारी वैक्सीन जो है अपने लोगों को लगाते हैं। वही इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा यूज किया जाएगा इसकी इस कोविड की वैक्सीन की डिप्लॉयमेंट के लिए। और जहां तक बात है कि पोलियो जो है उसको बनाने की बहुत सारी बैकग्राउंड भी है, वैसे हुआ है, तो उसके अंदर मेरा ख्याल है भी जहाँ जो है वो इतनी अकलमंदी नहीं। हम बात कोविड के ऊपर कर रहे हैं, तो कोविड के ऊपर यह कहते हैं रहना चाहिए। मैं कुछ चीजें जरूर ऐड करना चाहूंगा। देखें, जो कोविड की वैक्सीन इंडिया अपने लोगों को लगाना चाह रहा है, एस्ट्राजेनेका की है, एक दूसरी जो है वो उनकी लोकली। जो एस्ट्राजेनेका की है वो तो पाकिस्तान आ रही, हमने ऑर्डर प्लेस कर दी। और लोकली प्रोड्यूस इंडियन वैक्सीन है, उसकी एफिकेसी जो है वो अभी तक जो है वो इंटरनेशनल पब्लिश्ड आर्टिकल्स में कहीं पे नहीं आई। तो अगर उसकी आ जाएगी एफिकेसी तो फिर मैं जरूर उसको एंडोर्स भी करूंगा। लेकिन मेरा एक ख्याल है कि उसकी जो हमने अभी तक जितनी मैंने न्यूज वगैरह देखी उसकी एफिकेसी 60% के अराउंड है, जो कि बहुत अच्छी नहीं है। तो वो मेरा ये ख्याल है कि इस बात की कोशिश करनी चाहिए हिंदुस्तान को कि वो अपनी पॉपुलेशन जो कि 1366 करोड़ लोग हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं लगाने के ऊपर फोकस करे, न बजाय इसके कि पाकिस्तान में पोलियो की वैक्सीन लगती है कैसे नहीं लगती, इसके ऊपर फोकस किया जाए। जी बिल्कुल। और जी आप जी खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरदार आरपी सिंह है मेरे साथ। मैंने बोला था कि सरदार आरपी सिंह को मैंने डॉक्टर बोला था। डॉक्टर मैंने क्यों बोला इनको कि जो इलाज करता है वही डॉक्टर होता है। तो मैं फिर इनको डॉक्टर की यहां पे मैं बातचीत करता हूं और डॉक्टर साहब की तरह मैं इनको एड्रेस करता हूं, क्योंकि सरदार आरपी सिंह इलाज करते हैं बड़े बड़ों का। सरदार आरपी सिंह सर ये कह रहे हैं कि साहब भारत की जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी बहुत कम है, पहली चीज, राइट। इन्होंने 2 पॉइंट दिए। एक तो उसकी जो वैक्सीन है वो कम है, और दूसरी चीज भारत फोकस करे, 130 करोड़ की आबादी है, उसकी तरफ देखे भारत। ये सब लोग यही कह रहे हैं साहब, ये एक्सपोर्ट के चक्कर में क्यों भारत पड़ा हुआ है, क्या है? इनका जरा जवाब दीजिए सरदार आरपी सिंह साहब। जब दुनिया को दवाई चाहिए थी, वैक्सीन तो अब आई, जब SCQ चाहिए था तब भी भारत की ओर देखा गया था। अमेरिका तक जैसे देश ने, मुल्क ने भारत से निवेदन किया, उनके तब के राष्ट्रपति ने कहा कि हमको दवाई चाहिए, जब लड़ाई अभी चल रही थी। वैक्सीन की तो अभी बात हुई। और यही नहीं, दुनिया में मास्क से लेकर PPE किट से लेकर जो और सामान चाहिए था वो भी भारत ने दुनिया को दिया। और ब्राजील ने अभी हाल में जब वैक्सीन की मांग की और भारत ने वैक्सीन भेजी तो उनके राष्ट्रपति ने हनुमान जी की फोटो लगाकर भेजी कि संजीवनी भेजी है आपने हमारे पास। तो समझना चाहिए भारत का और पाकिस्तान का फर्क। पाकिस्तान ठीक है, हम तो अच्छा मुल्क रहे, प्रभु राम से ये मांगते हैं कि उनके यहाँ भी वैक्सीन आए, उनके यहाँ भी वैक्सीन चले, क्योंकि ये पीड़ा किसी को भी ना हो। परंतु एक बात समझ लीजिए,
हमारी चिंता रहती है कि हम अपने लोगों की चिंता जितनी कर सकते हैं कर रहे हैं, परंतु जो हमारे आस पड़ोस के देश है उनकी भी स्वास्थ्य ठीक रहे। आपकी लड़ाई, आपके जो वहां पर फौजी हुक्मरान है वो लड़ते रहे, परंतु आपके अवाम की चिंता करना भी हमारा विषय है। और इसलिए गौरव का भी ये विषय है कि आपके जो फौजी हुक्मरान है वो शरारतें करते रहे, वो आपके अवाम को बहकाने की कोशिश करते रहे, परंतु आपका अवाम ठीक हो इसकी चिंता करना हमारी सभ्यता में है। और आपकी जानकारी के लिए, आपके लिए नहीं, हमने आस पड़ोस के जितने देश हैं, वो मालदीव से लेकर श्रीलंका से लेकर भूटान से लेकर म्यांमार से लेकर सब देशों में हमारे यहाँ से वैक्सीन गई है और आगे भी उनके यहाँ जाएगी। हाँ, जहां तक आपने प्रश्न उठाया एफिकेसी की बात करी, आपकी जानकारी के लिए, आप डॉक्टर हैं, समझदार हैं, जरा ये जानकारी कर लीजिएगा, अगर 50% एफिकेसी भी हो तो भी वो वैक्सीन कामयाब मानी जाती है। और हमारी जो वैक्सीन इंडियन मेड वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो कि भारत कंपनी ने बनाई है, वो उसकी एफिकेसी लगभग 65% है, जो कि नॉर्मल वैक्सीन की रिक्वायरमेंट उससे बहुत ऊपर है जी। और वो हमारे यहाँ लगनी शुरू हुई, हमारे यहाँ भी लोग उसको लगा रहे हैं और आने वाले दिनों में वही वैक्सीन हमारे देश में कोविशील्ड चलेगी, परंतु वो वैक्सीन भी बराबर चलेगी। और यही नहीं, उसके अलावा और भी कई सारी, जून तक और भी भारत की कई सारी कंपनीज अपनी वैक्सीन बना लेगी। हाँ, अगर आपके देश में चाइना की वैक्सीन नहीं लगाने को चाह रहे हैं, जिसका आज अंदेशा दिखता है, और चाइना की वैक्सीन दुनिया में कोई भी देश ले नहीं रहा, इवन उनके जो सबसे ज्यादा सहयोगी देश है उन्होंने भी मना कर दिया कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे चाइना की। बिल्कुल बिल्कुल अगर बिल्कुल। आपको जरूरत हो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप अपने यहाँ से बोलिए, आपकी मदद भी करेंगे। सरदार आरपी सिंह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं वापस जाता हूं राणा एहसान अफजल साहब के पास और एक बात बताता चलूं सर कि जो मुझे समझ में आ रहा है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बड़ी तारीफ करी है, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन रिकॉर्ड है सर कि इंडिया ने पूरी दुनिया की बहुत मदद करी है और बहुत आगे बढ़ के काम कर रहा है। सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन इंडिया में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इस चीज का हो रहा है। तो सारे के सारे दुनिया के जो मोजेज इदारे हैं, जो रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरे दुनिया के, लाइक WHO एंड यूनाइटेड नेशंस वगैरह, वो सब खड़े होकर इंडिया को अपलॉड कर रहे हैं। लेकिन शायद इंडिया एक चीज में नाकामयाब है सर, पाकिस्तान का सर्टिफिकेट हमें शायद नहीं मिल पाया। और मोदी जी को थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि साहब, कौन WHO, कौन यूनाइटेड नेशंस? आफ्टर ऑल, अनलेस इमरान खान गिव्स अ स्टैंप ऑफ अप्रूवल, तो ये सब तो बेकार हो जाएगा। अच्छा सर, एक और बात बताइए मुझे, मैं राणा साहब से ही पूछना चाहता हूं कि सर, इतनी पाकिस्तानियों ने तो चीन की तनकीद नहीं करी जहां से वायरस आया और लाखों लोगों को खा गया वो वायरस, इतनी तो चाइना की तनकीद नहीं करी जितनी इंडिया की कर दी कि तुम लोगों ने वैक्सीन बना दिया और तुम लोग अंदर नहीं भेज रहे, बाहर नहीं भेज रहे। सर, हमने तो दुनिया को एक रे ऑफ होप दिखाई है, एक उम्मीद की किरण दिखाई है दुनिया को। हमने तो दुनिया को एक वैक्सीन, एक इलाज दिया है, तब हमारी पाकिस्तानी हमारी तनकीद कर रहे हैं कि साहब ये, और वो तनकीद जब आपके वहां पे स्टूडेंट्स, आपके वहां पे बच्चे फंसे हुए थे, जो गुहार लगा रहे थे, चीख रहे थे कि हमें निकालो, इंडिया, बांग्लादेश, सबने अपने बच्चे निकाल दिए, तब उस चाइना की तब तनकीद नहीं करी सर। और इंडिया ने जो इलाज दिया है, तब इंडिया की तनकीद हो रही है, इंडिया की बुराइयां हो रही है कि साहब इंडिया ने ये नहीं करा, अंदर देखना चाहिए था, बाहर देखना चाहिए था, जो भी है। राणा साहब, आप बताइए ना, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इंडिया की तनकीद कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से ऑब्सेस नहीं है। और इस चीज को जो है वो पूरी, मैं समझता हूं कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उसकी स्ट्रेंथ है, इसमें कुछ शक नहीं है। और इंडिया ने वैक्सीन के ऊपर अच्छा काम किया है। और ये जो चीजें हैं, बेसिकली बियॉन्ड हमारी जो एक कंट्री की राइवलरी चल रही है, या जो भी लड़ाई चल रही है, पुटिंग असाइड कोरोना के ऊपर, मैं समझता हूं कि हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, और पाकिस्तान कर भी नहीं रहा। क्यों ये एक ऐसा इमेज इंडिया के अंदर बन रहा है कि पाकिस्तान जो है वो मांग रहा है और उसको मिल नहीं रही, तो मैं नहीं समझता इसकी हकीकत है। और जहां तक आपने बात की कि जो है वो चाइना को कोई नहीं मान रहा है, तो मैं समझता हूँ चाइना ने बड़ा अच्छे तरीके से कोरोना को कंट्रोल किया, और कोरोना के जो इंसिडेंट्स हैं कोविड के, ज्यादा नहीं हुए, बड़ा कंट्रोल्ड फॉर्म में रहा, और टेस्टिंग भी वहां बड़ी हाईएस्ट हुई। मैं समझता हूँ उनकी वैक्सीन बड़ी अच्छी है। और जो स्टूडेंट्स की आपने बात की, जो वहां वो फंसे हुए थे, तो चाइना ने बहुत अच्छा ख्याल रखा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, और उसकी भी जो एविडेंस है वो उनके इंटरव्यूज हैं उन स्टूडेंट्स के, और वो बाज़ाब और अच्छे तरीके से वापस पाकिस्तान आ गए। जहां तक मैं समझता हूँ पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया से जो लाइफ सेविंग ड्रग्स
हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं, किसी हद तक ट्रेड हमारी चलती रही है इंडिया से और हम लेते रहेंगे चीजें। तो ये कोई ऐसी कोई इसमें कोई इशू नहीं बनेगा कि अगर हम बाद में कोई अगर हमें जरूरत पड़े तो हम इंडिया से परचेज भी कर लें वैक्सीन। ये चीज दीज आर बियॉन्ड द कॉन्फ्लिक्ट। जो ह्यूमन लाइफ है इट इज बियॉन्ड कि अगर मेडिकल के तौर के ऊपर अगर हम कुछ कर भी लें तो कोई ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। जहां तक हमारी इंटरनल बात आ जाती है पाकिस्तान की, बिल्कुल हमारा ऑपोजिशन हैज ऑलवेज बिल्कुल बिल्कुल राणा साहब आप ठीक कह रहे हैं। मैं बीच में, क्योंकि आपका वक्त खत्म हो गया, मैं माफी चाहता हूं, मैं बीच में आपको काट रहा हूं राणा साहब। मैं सुबुई खान साहिबा के पास जाऊंगा। राणा साहब ने एक पॉइंट दिया कि ऐसा क्यों भारत में एक इमेज है कि पाकिस्तान मांगता रहता है। यह भारत ने इमेज नहीं बनाई, राइट। आपका वैभव सिंह ने बताया कि किस तरीके से आपका पीआईए का तैयारा मलेशिया में रखवा लिया गया। उसके अलावा आपके कौन से ऐसे फ्रीवेज हैं जो गिरवी नहीं है, कौन सा आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो गिरवी नहीं है। F9 की पार्क की बात है इस्लामाबाद में, वो तक गिरवी है। तो आपके कौमी असासे जो भी आपका जो जिसको कहते हैं कि आपके जो नेशनल एसेट्स हैं वो सारे के सारे आप गिरवी रख रहे हैं चीन को, किसी और दीगर मुल्कों को, वहां से पैसा ले रहे हैं गिरवी रख के, और फिर आप कह रहे हैं कि ऐसी हमारी क्यों ऐसी रेपुटेशन आप बना रखे मांग रही है इंडिया आपको ये कहती है कि साहब आप लोग मांग रहे हैं क्योंकि मांग ही रहे हैं। दूसरी चीज मैं जाता हूं सुबुई खान साहिबा के पास और मैं आपसे सुबुई जी ये पूछना चाहता हूं कि ये जो कहते हैं कि हमारी रेपुटेशन ऐसी क्यों बना रखी है आप लोगों ने, इंडियन मीडिया ऐसा क्यों बोलता है कि पाकिस्तान मांगता है, जरा आप सुबुई खान जी इस पे जरा रोशनी डालिए कि हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि पाकिस्तान मांगता है। क्या हमें ऐसी क्या परेशानी है कि हम हर समय पाकिस्तान की सो कॉल्ड तनकीद करते रहते हैं। जी देखिए, मुझे लगता है बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, क्योंकि पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम्स का जो एक मेन रूट है वो एक ही जगह आके खत्म होती है। हेलुसिनेशन में रहना, एक साइकोलॉजिकल बीमारी के पीछे भागना और रियलिटी को कबूतर की तरह आंख बंद करके ना देखने की कोशिश करना, यही इनकी सारी समस्याओं की जड़ है। हम लोग बार बार जो डिबेट करते हैं, क्योंकि हम आपको अपने ही भटके हुए लोग मानते हैं। हम लोग मानवता केंद्रित विचारधारा वाले लोग हैं। देखिए, आप कोई भी चीज उठाकर देखिए, कभी हम कोविड पे बात करते हैं, कभी हम कभी हम टेरर पे बात करते हैं, कभी हम ये उधार मांगने पे बात करते हैं, आत्मसम्मान खत्म होने पे बात करते हैं। सारी प्रॉब्लम की जड़ आके वही खत्म होती है गौरव जी, कि ये लोग एक इस्लामिक स्टेट वाली जो थ्योरी के पीछे भाग रहे हैं, उससे इन्होंने अपनी कौम को, अपनी आवाम को ज़ॉम्बीज, रोबोट्स की तरह बना दिया है। क्योंकि आप लोगों को सिर्फ एक राज सत्ता चलाने के लिए हेड काउंट्स की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल करना था। आपने उनको कभी पढ़ने लिखने नहीं दिया, आपने कभी उन्हें नॉर्मल लोगों से, ह्यूमैनिटी से कनेक्ट नहीं करने दिया। आज क्या हो रहा है, पोलियो वर्कर तक को आपके गांव में लोग मार गिरा रहे हैं, मार रहे हैं कि भाई पोलियो ड्रॉप में आके क्यों पिला रहे हैं। इतना ज्यादा आपने मानसिक तौर पे मेंटली लोगों को डिफंक्ट कर दिया है। अभी राणा साहब ने बोला कि भारत की स्ट्रेंथ है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मैं उसमें ऐड करना चाहूंगी कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज भारत की स्ट्रेंथ है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी प्रकृति केंद्रित विचारधारा। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारी ह्यूमैनिटी केंद्रित विचारधारा। हम जिन 5 एलिमेंट्स से जो हमारी बॉडी बनी है, हम उसका सम्मान करते हैं। हम सब लोगों को एक मानते हैं। कोविड से ना ही सिर्फ हमारी वैक्सीन हमें बचा रही हैं, बल्कि कोविड से हमारी इम्यूनिटी, हमारी साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ और हमारी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी देश की हम लोगों को बचा रही है। और पूरा विश्व कोविड के टाइम पे हम लोगों की तरफ देख रहा है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि इन लोगों से मनन करें, हम लोग आपके दुश्मन नहीं है। आप लोग सब कुछ खो चुके हैं, आप लोग फाइनेंशियली त्रस्त हैं, आप लोग साइकोलॉजिकली त्रस्त हैं, आप लोग सेफ नहीं है। प्लीज इंट्रोस्पेक्ट करिए, इंट्रोस्पेक्ट। जी सुबुई खान साहब, मैं जाता हूं अब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जाता हूं डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब के पास। और खान साहब, एक बात तो मैं मानूंगा, आप नून लीग के हैं, सरकार इस वक्त है तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पीटीआई की, इमरान खान जिसके हेड हैं, कायद हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों में एक बहुत ज्यादा जो है दुश्मनी भी कह सकता हूं मैं, क्योंकि